वेलकम टू श्रेया लर्नर्स एजुकेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं नेम्स एंड डेट्स से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? यस, नियोलिथिक मीन्स तक हमने पढ़ लिया था। नियोलिथिक एज क्या होती है, देन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, एक समरी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम कैसे समझते हैं। स्टार्ट हमारा हुआ था फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो शार के क्वेश्चन से ये चैप्टर की शुरुआत हुई थी। और जो अर्लिएस्ट पीपल थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे कर लेते थे, क्यों कर लेते थे, और हमको पता कैसे चला इन सब लोगों के बारे में, ये हमने देखा। फिर लोगों को जगह कैसे मिली रहने के लिए। फिर हमने देखा रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट डिड टेल अस। 12th ईयर में आ गया एक अलग से फैक्ट था, भीमबेटका केव्स जो कि मध्य प्रदेश में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। साइट्स के बारे में हमने पढ़ा, साइट्स क्या होती हैं जहाँ पर हमें रिमेन्स मिलते हैं। फिर हमने फायर के बारे में समझा कि फायर को हमने कैसे फाइंड आउट किया। फिर नेम्स एंड डेट्स के बारे में समझा, जो हमने टर्म्स यूज करी हैं, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, इन सब टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा। सो नाउ अ चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज कैसे हुआ? लगभग अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world, because जब हम ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे तो हमें एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये चेंजेस कैसे देखने को मिल रहे हैं? जब धीरे धीरे क्रॉप्स ग्रो हुए, ग्रासलैंड बढ़े। अब जब क्लाइमेट बढ़ेगा तो पौधे जो हैं, प्लांट्स हैं, उनका भी एक सीज़न आएगा। मतलब कि कुछ प्लांट्स गर्मी में होंगे, ठंडी में होंगे, बरसात में होंगे, रेनी सीजन में होंगे, बारिश में होंगे, है ना। तो धीरे धीरे करके हर एक सीज़न में अलग अलग तरीके के प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो ये कैसे अब ग्रो अप, तो जैसे हमको नॉर्मली पता है कि जो समर्स होते हैं उनमें कौन सी वेजिटेबल्स रहती हैं। अब जैसे समर्स में हमको मैंगो खाने में, फ्रूट्स की भी बात करें, किसी भी तरीके के जो प्लांट्स हैं हर अलग अलग सीज़न में हमको मिलते हैं। तो 12,000 ईयर्स एगो पहले क्लाइमेट में, वर्ल्ड में चेंजेस देखने को मिले। वर्ल्ड के क्लाइमेट में वार्म कंडीशंस, एरियाज इन डेवलपमेंट ऑफ ग्रास। अब ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया, जिससे कि गोट, शीप, कैटल, एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, तो जो कि ग्रास में सर्वाइव करते हैं, ग्रासलैंड्स इंक्रीज हुए तो फिर एनिमल्स भी इंक्रीज हुए जो ग्रास में रहते थे। अब जो एनिमल्स को हंट करते थे, अब वो भी उन्हें फॉलो करने लगे थे, उनकी फूड हैबिट्स को वो सीखने लगे थे, फिर उनका ब्रीडिंग सीजन्स भी जानने लगे थे। उससे क्या हुआ था, उनको हेल्प हुई थी ये सोचने में कि कैसे हम हर्डिंग कर सकते हैं, इसके थ्रू हमारा एक ऑक्यूपेशन हम बिल्ड कर सकते हैं, है ना। फिशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। अब बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब शुरुआत होती है फार्मिंग की और हर्डिंग की। अब शुरुआत बनती है, क्योंकि जब ग्रासलैंड्स इंक्रीज़ हुए, एनिमल भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो गए, तो लोगों के दिमाग में आइडियाज़ आने लगे और फिर उन्हें वो इम्प्लीमेंट करने की सोचने लगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक टाइम आता है जब जो ग्रेन है, वीट, बार्ले, राइस, ये नेचुरली ग्रो होने लगे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग जगह पर ग्रो होने लगे। फिर क्या होने लगा, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन उन ग्रेन्स को कलेक्ट करने लगे एज अ फूड, और क्या करने लगे, सीखने लगे कि वो कैसे ग्रो हो रहे हैं, कैसे उन्हें पकाया जा रहा है, कैसे उन्हें ग्रो किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जब वो उनके बारे में जानेंगे तभी तो उनके बारे में समझेंगे और तभी तो उनको ऑक्यूपेशन की शुरुआत होगी। अब क्या होता है कि इससे जब उनको पता चला कि प्लांट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, तो इस तरीके से उनको वो फार्मर्स बन गए, क्योंकि अब उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। अब क्या करने लगे वो कि पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. That means कि जो people लोग हैं वो अट्रैक्ट करने लगे हैं एनिमल्स को और उन्हें पालने की कोशिश में। जहाँ शेल्टर्स में वो रहते थे वहाँ पे कुछ खाने के लिए उनको छोड़ा, जैसे आज भी हम करते हैं, है ना। गाय को देते हैं कुछ खाने को, काऊ को कि आ जाओ, तो वो आ जाती है, फिर हम उसको खाना, पर उसको पालते नहीं है ऐसे करके, है ना। तो उन लोग ने क्या एक आइडिया दिमाग में लगाया, जहाँ वो है वहाँ पे फूड छोड़ते और फिर उनको आके पकड़ के उनको पालना शुरू कर दिया उनने। सबसे पहले किसको उन्होंने टेम किया था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, डॉग के पूर्वज, दैट मीन्स वॉल्फ। That later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camp
where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. तो क्या होता है कि इनकरेज करने लगे एनिमल्स को जो जेंटल होते थे, है ना. सो जेंटल दैट मीन्स जो मोस्टली जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे वो ज़्यादा डेंजरस होते थे, और जो मतलब कोमल से कैंप्स where they lived, these animals such as sheep, goat, cattle, also the pig lived in herds and most of them ate grass. तो जो पिग हैं वो कहाँ रहने लगे थे, वो रहने लगे थे झुंड में रहते थे, है ना. गोट भी झुंड में, कैटल, पिग्स ये सब झुंड में रहते थे. तो उसमें से जो ज़्यादातर थे वो ग्रास को खाते थे, जिससे कि पीपल अब प्रोटेक्ट करने लगे थे इन एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल से. इस तरीके से क्या बन गए, वो हर्डर्स बन गए. डोमेस्टिकेशन, अब इसी तरीके से डोमेस्टिकेशन की भी शुरुआत हो गई. डोमेस्टिकेशन इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स. डोमेस्टिकेशन भी एक प्रोसेस है जिससे कि जो पीपल हैं वो प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं और एनिमल्स की देखभाल कर रहे हैं. ठीक है, क्या होता है कि एनिमल एक प्रोसेस का नाम है कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी देखभाल करना, दैट मीन्स डोमेस्टिकेशन करना. अक्सर क्या होता था, very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. that means क्या होता था कि जो plants and animals को हैं, जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते थे बजाय वाइल्ड एनिमल्स के, बिकॉज वो चाहते थे प्लांट्स एंड एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन. उन्होंने चुन ही लिया था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को ही हम डोमेस्टिकेशन के लिए यूज़ करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस लेट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज़. उन्होंने उन प्लांट्स एंड एनिमल्स को चूज़ किया जो कि किसी बीमारी से ग्रसित नहीं थे, और उन्होंने उन प्लांट्स को किया जो कि लार्ज साइज ग्रेन थे. ओके, and have a strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain seeds from selected plants and preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. अब जो प्लांट्स को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, न्यू प्लांट्स को उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, उसकी सीड्स को जो कि सेम क्वालिटी की थी, तो इससे क्या होने लगा, उनका डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया. अब वो ग्रो करने लगे थे, उसकी हर चीज़ वो खुद ही नेचुरली उनके जब नॉलेज मिला तो वो उन्होंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया. अब उनमें से क्या होता था, एनिमल्स के बीच में से उन एनिमल्स को उन्होंने सिलेक्ट किया ब्रीडिंग के लिए, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स को जो कि वाइल्ड एनिमल्स से डिफरेंट थे. फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. हम सभी ने देखा है कि जो वाइल्ड एनिमल्स वो बिल्कुल डेंजरस टाइप के दिखते हैं, उनके जो टीथ होते हैं वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से ज़्यादा लार्जर होते हैं, है ना. और उस टाइम पे भी डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका था, पर वाइल्ड एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन नहीं शुरू हुआ था क्योंकि वो ज़्यादा डेंजरस थे. अब domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Domestication जो है वो एक gradual process है ना, जो कि बहुत सारे parts में वर्ल्ड के exist करती है और जो कि 12,000 years ago पहले ही start हो चुकी है. अब जो दरअसल जो plants and animals हैं वो जो आज यूज़ कर रहे हैं ना फूड के लिए, वो डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है. इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन. सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर बीट एंड बार्ले. द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट. शीप एंड गोट भी इंक्लूड है डोमेस्टिकेशन में, और वीट बार्ले का तो वो करते ही थे, शुरुआत में उन्होंने ऐसा ही किया है. प्लांट्स को ग्रो किया है, वीट बार्ले के प्लांट्स को उन्होंने ग्रो किया, और फिर शीप एंड गोट से भी वो डोमेस्टिकेशन करते थे. नाउ अ न्यू वे ऑफ लाइफ. इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. अब ये हेडलाइन से समझ में आ रहा है एक नया तरीका लाइफ जीने का. तो जब हम प्लांट को बीज डालते हैं
तो क्या वो एकदम से ग्रो हो जाता है कि आज डाला और आज ही पेड़ लग गया? नहीं होता ना। उसमें कुछ डे लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं, कुछ वीक्स लगते हैं, कुछ मंथ लगते हैं, कभी कभी तो ईयर्स लग जाते हैं। तो उसी तरीके से जब लोगों ने प्लांट को ग्रो करने की शुरुआत की तो उनको भी तो टाइम लगा होगा, एंड दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस। और अब जब वो मूव कर, अपन ने देखा था ना कि जो हंटर गैदरर्स थे वो जब अब उनको एक चीज़ अच्छी हो गई थी, अपन ने क्वेश्चन किया था ना कि वो इधर से उधर मूव क्यों करते हैं। अब तो वो प्लांट को ग्रो करने लगे हैं, उसका प्रोडक्शन शुरू करने लगे हैं, तो क्या अब वो जाएंगे? अब वो नहीं जाएंगे। पहले उनको जाना पड़ता था क्योंकि अब एनिमल्स को ही वो फूड के रूप में खाते थे, तो एनिमल्स जहाँ जहाँ जाएंगे वो भी वहीं वहीं जाएंगे, और फिर इस तरीके से अब वो एक जगह पर नहीं रह पाते थे, समझ रहे हैं, और रिसोर्सेज भी उनके कम थे, तो फिर उनको तो जाना ही पड़ता था। पर अब तो ऐसा नहीं है, अब तो उनके पास ग्रेन्स हैं, तो अब उसके उसके फूड में यूज़ उसको कर सकते हैं, और जहाँ एक जगह पर लंबे समय तक रह सकते हैं। तो वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन रिपेंट। पानी देते हैं, वीडिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, है ना, पकाते हैं और फिर खा लेते हैं। तो वाटरिंग क्या करते थे फिर? वो वाटरिंग करते थे, वीडिंग करते थे। वाटरिंग क्या करते थे? पानी देते थे पत्तों को, पेड़ पौधों को, है ना। वीडिंग करते थे। वीडिंग क्या होता है कि जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं ना उनको अलग कर देना, क्योंकि वो अनवांटेड होते हैं तो उनको अलग कर देना। एनिमल्स और बर्ड्स को अलग कर देना, और सिर्फ ग्रीन्स को ही पकाना और उनकी केयर करना, ये तरीका अपनाने लगे थे। हमारा एक क्वेश्चन था ना कि अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, ये हमेशा क्यों जाते, अपन ने ये पढ़ा था। तो ये देखिए अब इसका एक आसान सा सॉल्यूशन मिल गया हमको। पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, अब धीरे धीरे क्या हो गया, अनाज की तरफ आ गए, तो अब वो अनाज को ग्रो करने लगे, ग्रेन्स को, और फिर अब ग्रेन्स को ग्रो करने लगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब उनको मूव नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह पर रहकर वो आसानी से खा सकते हैं और उनको जाना भी नहीं पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पर। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. अब क्या होता था कि जो फ्रूट को वो स्टोर ही तो नहीं कर पाते थे, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना पड़ता था, पर अब वो आसानी से स्टोर करके रख भी सकते थे और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे क्ले पॉट्स बनाए गए, वो बास्केट बनाई गई, डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स? क्या आपको लगता है कि हंटर गैदरर्स पॉट्स को वो बनाते होंगे और उसका यूज़ करते होंगे? इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, बताइएगा क्या वो यूज़ करते होंगे कि नहीं करते होंगे, यस या नो। स्टोरिंग एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स रिप्रोडक्शन करके क्या करते थे? मल्टीप्लाई हो जाते थे, एक रहता था तो कई हो जाते थे एक से, नेचुरली। इफ़ दे आर लुकड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। यदि हम उनकी देखभाल अच्छे से करते हैं तो वो क्या होगा? मिल्क प्रोवाइड होगा। जैसे काऊ को हम पालते हैं तो हम उसकी केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो क्या होता है? वो हमें मिल्क देती है, और फिर मिल्क से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड। एनिमल्स जिनको हम पाल सकते हैं, पका भी सकते हैं, ठीक है, मतलब पाल सकते हैं, पका सकते हैं, दैट मीन्स कि हम उनको पहले डोमेस्टिकेशन से उनको इनकी केयर करेंगे, उनको लुक आफ्टर करेंगे, फिर जो उनके फूड के सोर्स हैं, मिल्क हो गया, मीट हो गया, इससे हमारा फूड का भी बंदोबस्त हो जाएगा। Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो एनिमल्स हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ हमको फूड ही मिलता था, और चीज़ें नहीं मिलती थी क्या एनिमल से उस टाइम पर? और आज के टाइम पे एनिमल्स को किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है? नॉट अ स्पेसिफिक एनिमल, ओके, यहाँ पर किसी स्पेसिफिक एनिमल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है डोमेस्टिक एनिमल्स की एंड वाइल्ड एनिमल्स की भी, तो एनिमल्स की बात हो रही है। फाइंडिंग आउट अबाउट दी फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो अब हमने फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में कैसे पता लगाया होगा? तो जो हमने पेज नंबर 13 पर मैप 2 देखा था, उसमें हमें जो ब्लू स्क्वायर्स दिखे थे वो हमें ये शो करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एविडेंस कैसे ढूंढे होंगे फार्मर्स के बारे में और हर्डर्स के बारे में। उन साइट को मार्क किया गया है। ये जो सारी जो हर्डर्स और फार्मर्स ने जो साइट फाउंड की हैं वो हमें अलग अलग सब कॉन्टिनेंट के पार्ट से मिली हैं, और उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो नॉर्थ वेस्ट में
जो आज के टाइम पे कश्मीर के ईस्ट में और साउथ इंडिया में है, हमें वहाँ से मिले हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। तो ये जो साइट्स हैं ये हमें क्या शो करते हैं, फार्मर्स और हर्डर्स के सेटलमेंट्स भी शो करते हैं। और साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्टडी की है एविडेंस की, किसकी एविडेंस की स्टडी की है, प्लांट्स और एनिमल के बोन्स के एविडेंस की स्टडी की है साइंटिस्ट ने। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन, दीज में हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। मतलब क्या होता है कि बहुत सारी एक्साइटिंग जो चीज़ें खोजी गई हैं, जैसे कि जो बर्नड ग्रेन होते हैं, ओके, जले हुए ग्रेन्स, अनाज के दाने हो गए, उनके रिमेन्स हमें मिले हैं जो कि बहुत ही बर्नड हो जाते होंगे एक्सीडेंटली या किसी पर्पस से बर्नड हो गए होंगे, तो उसके हमें रिमेन्स भी मिले हैं। साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करी हैं इन ग्रेन्स के बारे में, अनाज के बारे में। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नंबर ऑफ़ क्रॉप्स हैं वो ग्रो हुए हैं सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में सब कॉन्टिनेंट के ये जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो हुए हैं। तो दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। जब क्रॉप्स को हम कर रहे हैं आइडेंटिफाई, तो हम उनके एनिमल के जो बोन्स, इससे हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के थे और जो एनिमल्स थे वो भी डिफरेंट टाइप्स के थे और उनकी बोन्स भी अलग अलग ही होंगी। टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, अब धीरे 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 हम एक सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे ट्रेसेस ढूंढे हैं हर्ट्स के और हाउसेस के कुछ साइट्स में, ऐसी जगह पर जहाँ पे कुछ ना कुछ रिमेन्स तो हमको मिले ही, एविडेंसेस मिले ही हैं। ट्रेसेस ढूंढे हर्ट्स के, हाउसेस के, कुछ साइट्स में उनको ट्रेसेस मिले। अब दरअसल क्या होता है कि जो बुर्जा होम है, बुर्जा होम जो कि आज के टाइम पे कश्मीर में है, वहाँ पर लोगों ने पिट हाउसेस बनाए। अब ये पिट हाउसेस कैसे बनते हैं, ग्राउंड को डग करके, दैट मीन्स ज़मीन को खोद खोद कर उसमें गड्ढा किया, उसके अंदर पिट हाउस बनाए गए, हर्ट टाइप्स बनाया गया। ये जो स्क्रीन में हमें दिख रहा है इस तरीके से पिट हाउस बनाए गए, इसे हम पिट हाउस कहते हैं। अब ये क्या होता था कि इससे ये हमको फ़ायदा होता था कि शेल्टर, कोल्ड वेदर में, हॉट वेदर हो गया, कोल्ड वेदर हो गया, हमको एक शेल्टर मिल जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, which suggests that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors। अब इससे क्या होता था कि चूल्हा होते हैं जो चूल्हे, है ना, तो कुकिंग हर्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, तो हम हर्ट्स के इनसाइड भी बना सकते हैं खाना और आउटसाइड भी बना सकते हैं। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, वेदर सजेस्ट के, वेदर जैसा होगा उस हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा। यानी तो पिट हाउस के अंदर ही बना सकते हैं और बाहर भी हम आसानी से बना सकने के लिए। इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर एट सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलेथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड। इवन आज के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें पुरानी आज के टाइम पर भी यूज़ की जाती हैं। स्टोन टूल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, और जो स्टोन टूल्स हैं उन्हें भी हम बोन्स की हेल्प से बना सकते हैं। बहुत सारी ईदन पॉट्स, दैट मीन्स ईदन पॉट्स मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का कटोरा हो गया, पॉट्स हो गए, इस तरीके से बनाए जाते थे। कुछ चीज़ें उसकी डेकोरेट के लिए यूज़ होती थी, कुछ पॉट डेकोरेट के लिए यूज़ होते थे और कुछ पॉट्स कुछ चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ होते थे। लोगों ने इस पॉट्स की शुरुआत की फूड को बनाने के लिए, लाइक राइस, वीट, लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। दैट मीन्स आज हम दाल, चावल, रोटी खाते हैं ना, उस टाइम पे भी ये सब चीज़ें थीं, इसलिए उसी टाइम पे, दैट मीन्स पास्ट में ये सारी चीज़ें यूज़ होने लगी थी एज अ फूड और वो एक डाइट का पार्ट ही बन गया था। वीट, राइस एंड लेंटिल्स दैट ऑल पल्स, दाल। Besides, they began weaving cloth using different kinds of material, for example, cotton that could now be grown. इसके अलावा लोग क्लॉथ को वेव करना शुरू कर दिया था। अलग अलग टाइप के मटेरियल्स आने लगे थे जैसे कि कॉटन, अब जो कि आज भी ग्रो हो रहा है। Did things change everywhere and all at once? क्या हर चीज़ अलग अलग जगह पर चेंज हो रही है? Not quite. आज भी ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पर मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यूड, मतलब कि आज भी ऐसी जगह हैं कुछ जहाँ पर लोग हंटिंग और गैदरिंग करते हैं। ऐसे कई विलेजेस हैं, ओके, जहाँ पर ये चीज़ें अभी तक कंटिन्यूटी में हैं। एंड पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, और आज भी हमने देखा है कि जब हम विलेजेस में जाते हैं, दादा दादी के, है ना, अपने जो हर किसी का कोई ना कोई विलेज होता है आज के टाइम पे भी, तो वहाँ पर भी हंटिंग एंड गैदरिंग तो होती ही है। दैट मीन्स फार्मिंग एंड हर्डिंग, दैट फार्मर किसान होते ही हैं, है ना, गायों को पाला भी जाता है, डोमेस्टिकेशन भी होता है। सो बहुत सारे केसेस हैं, इन सारी एक्टिविटीज़ पे यदि हम कंबाइन करें तो अलग अलग जगह पर ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं और अलग अलग सीज़न में, ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स के दौरान। अब हम जानते हैं मेहरगढ़ के बारे में। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में हम एक क्लोजर लुक देख लेते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डीप डिस्कशन करते हैं, जो कि हमने इस मैप में देखा था पेज नंबर 13 में।
दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। ये जो जगह है मेहरगढ़, ये कहाँ पर है? ये एक साइट है जो कि बोलन पास के फर्टाइल प्लेन में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है ईरान का। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। ये मेहरगढ़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से हम लोगों ने बार्ले एंड वीट को ग्रो करना सीखा है, एंड शीप एंड गोट्स को रियर करना भी सीखा है। फर्स्ट टाइम सीखा है, इसी एरिया से हमने सीखी हैं ये चीज़ें। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये बहुत ही शुरुआत का गाँव है जिसके बारे में हम जानते हैं। ये जो साइट है यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स मिली है, वाइल्ड एनिमल्स की जैसे कि डियर हो गया, पिग हो गया, और शीप और गोट की भी हमें बोन्स मिली हैं। इससे हमें पता भी चलता है कि हंटिंग भी होती थी, रियर भी किया जाता था शीप एंड गोट को, उन्हें मारा भी जाता था। एंड अदर्स फाइंड्स एंड मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। यहाँ पे हमें बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के, घरों के। हर घर जो है उसके 4 और मोर कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब कि डिवाइडेशन है, अलग अलग डिवाइडेड हैं। और कुछ उसमें से क्या होता है, स्टोरेज के लिए भी यूज़ किए जाते थे, क्योंकि कुछ हमें चीज़ें वहाँ से मिली हुई, जिससे हमें पता चल रहा है कि कंपार्टमेंट्स बनाए गए और वो चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया गया। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them. क्या होता था, अब जब लोग मर जाते थे तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनकी देखभाल करते थे। ये जो ब्लॉक बना हुआ है ना, ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पर कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे मेहरगढ़ में। ये देखिए बोन्स हैं एनिमल्स की, गोट्स की, स्केलेटन्स हैं उनके। परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। इससे हमें भी पता चलता है कि कुछ तरीका था, कुछ एक फॉर्म था डेथ का, डेथ के बाद तक का भी कुछ ना कुछ चीज़। हैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट मीन्स अब इससे तो हमें ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ एक फॉर्म था लाइफ का भी, और डेथ के बाद भी कुछ ना कुछ होता था। सो ब्यूरल इज़ वन सच अरेंजमेंट। दफनाना, ओके, ब्यूरल इट मीन्स दफनाना, समाधि। बहुत सारी साइट्स मिली जहाँ पे मेहरगढ़ में बहुत सारी साइट्स मिली, ब्यूरल साइट्स, जिसमें से जो डेड पर्सन था वो गोट्स के साथ हमें ब्यूरिड मिले, दफन मिले, विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। मतलब कि दफनाया जाता था उनको, मरने के बाद दफनाया जाता था। ये हमको पता चला क्योंकि हमको कुछ रिमेन्स मिले, हमको गोट के साथ में कुछ हंटर्स की, कैटरर्स की बॉडी भी हमको मिली, जिससे हमें पता चलता है कि उनको मारा जाता था और दफनाया, मतलब कि मर जाते थे तो दफनाते थे। ओके, फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। तो अपनी एटलस में फ्रांस देखिएगा। ये जो पेंटिंग बनी हुई है वो फ्रांस के केव की है, और ये जो साइट है वो डिस्कवर्ड की गई है स्कूल के 4 चिल्ड्रन से, जो कि 100 ईयर्स एगो से ज़्यादा के टाइम से ये बनी हुई है। और ये जो पेंटिंग है वो 20,000 एंड 10,000 ईयर्स के बीच में ये पेंटिंग बनी है। Many of these were of animals such as wild horses, orcas, aurochs, wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros। तो ये जो इसमें जो बने हुए हैं ये एनिमल्स, इसमें से बहुत से ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर वाइल्ड हॉर्स हैं, ऑर्क्स हैं जो कि एक कैटल का एक वाइल्ड फॉर्म है, बाइसन है जो कि गाय रहती है पर गाय का अलग ही रूप होता है। What the hell? These colors were made from minerals like ochre or iron ore and charcoal. तो ochre that means जो गेरू होता है उसे हम ochre कहते हैं, iron ore हो गया, charcoal, इन minerals से ये colors बनाए गए हैं। It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions. तो ये जो paintings हैं ये लगता है कि ये ceremonial occasions में बनाई गई होंगी, और बहुत ही स्पेशल रिचुअल्स होते होंगे हंटर्स के, उस टाइम पर ये बनाई गई होती होंगी। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीज़न? क्या आपको लगता है कि इसका कोई और रीज़न है इन पेंटिंग्स को बनाने का उस टाइम पे? एल्सफेयर, अ न्यूलिथिक साइट, टर्की एटलस में आप ढूंढेगा टर्की, जो कि बहुत ही फेमस न्यूलिथिक साइट है। कैटल हुयाक वॉज फाउंड इन टर्की में कैटल हुयाक नाम की प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ब्रॉड की जाती हैं फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, फ्लिंट फ्रॉम साइरिया, कॉवरीज फ्रॉम द रेड सी, शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट। तो फ्लिंट साइरिया से, काउरीज रेड सी से, शेल्स मेडिटेरियन सी से, इन सब का यूज़ सेटलमेंट में किया जाता था। और देयर वर नो कार्ड्स, कोई बुलक कार्ड्स नहीं था, कुछ नहीं था। मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ बैक एनिमल्स, मतलब कि कुछ साधन नहीं था, बस एनिमल्स के बैक्स ऑफ एनिमल के, जैसे कि डोंकी था तो डोंकी के थ्रू हम कर सकते थे, डोमेस्टिकेशन हो उसका करते थे, और फिर उसी से इधर उधर सामान हम पहुँचाने का काम भी करते थे। What do you think cowries and shells would have been used for? Cowries and shells
किन चीज़ों के लिए यूज़ होते होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे ओके। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।